हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जब आप कभी लेक्चर देख रहे हो तब। मैं हूं आपके साथ यहाँ पे सीए सुमित मारू और आपका फिर से हमारे पावर ट्रैक बैच में स्वागत है, जहां की हम पढ़ रहे हैं हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और हम फटाफट फटाफट रिवीजन कर रहे हैं हमारे मार्च एग्जामिनेशन के लिए। और ये होगा आपका लास्ट लेक्चर जहां पे हम पढ़ेंगे हमारे दो टॉपिक्स, जहां पे हम रिवाइज करेंगे हमारे ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, तो हम फटाफट फटाफट यहाँ के जितने भी कंसेप्ट हैं हम सब ट्राई करेंगे, हम सब कंसेप्ट को कवर करें और अच्छी से रिवाइज करें, ताकि आप लोगों को आपके रिवीजन में, जब आप पढ़ाई करोगे आपके रिवीजन में, ये आपको ये लेक्चर से हेल्प हो। ओके, इसके पहले कि जैसे हमने लास्ट हमारे वीडियो में हमने बात की थी हमारे सारे एडवांस वेरिएंसेस के बारे में। ओके, सो वहां पे हमने बेसिकली पहले तो आपके जो पीएम के आपके जो एमए के वेरिएंसेस थे वो तो हमने देख लिए थे। आपके मटेरियल लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, ये सारे बेसिक हमने देख लिए। उसके बाद हम गए थे हमारे मिक्स वेरिएंसेस और यील्ड वेरिएंसेस के केस में भी। अब मिक्स वेरिएंस के बारे में अगर मैं आपको एक बार वापस से फटाक से बता दूं, तो मिक्स वेरिएंस मतलब आपने जो भी टोटल सेल किया है, ओके, वो पहले क्या प्रपोर्शन में सोचा था और अभी क्या प्रपोर्शन में बेचा है, इन दोनों का डिफरेंस। सो इसका बेसिकली हम देखते हैं आपका एक्चुअल क्वालिटी, एक्चुअल मिक्स जो आपने सेल किया, और अभी वापस हम करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। अब इसको हम मटेरियल वाइज हर मटेरियल का अलग अलग डिफरेंस निकाल देंगे, वो आपका यहाँ पे वेरिएंस रहेगा। भूलना मत, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके परचेस प्राइस से। ओके, उसके बाद हम ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स को ही आगे लेके जाएंगे और स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स से कंपेयर करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा आपका यील्ड वेरिएंस। इन दोनों का डिफरेंस आपका यील्ड वेरिएंस रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका मिक्स वेरिएंस रहेगा। ओके, एंड देन वी आर गॉन टुवर्ड्स आपका लास्ट पार्ट जो था आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। अब देखो जो होता है, हम एक पहले बनाते हैं बजट, पर हमको पता चल रहा है कि यार बजट के हिसाब से सब चीजें नहीं चल रही है, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक रिवाइज्ड बजट। ओके, और फिर हम जो एक्चुअल करते हैं वो, तो ये बजट और रिवाइज बजट में जो डिफरेंस रहेगा इसको हम बोलेंगे आपका प्लानिंग वेरिएंस। ये रिवाइज बजट और एक्चुअल में भी अगर कुछ डिफरेंस आया तो ये आपका बन जाएगा आपका ऑपरेशनल वेरिएंस, क्योंकि पहला वेरिएंस आपके प्लानिंग में ही गड़बड़ था, इस वजह से आया था, इसलिए प्लानिंग वेरिएंस। दूसरा वेरिएंस आपके एक्चुअल काम की वजह से गड़बड़ हुआ है, वापस स्टिल रिवाइज करने के बाद, इसलिए वो आ गया आपका ऑपरेशनल वेरिएंस। देन गोइंग फर्दर, हमारा अगला पार्ट आता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जैसे दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स जो आपको अगेन कुछ चीजों के लिए हेल्प करेंगे, कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए, कुछ अलग चीज आपको हेल्प करेगी आपके अगेन आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। और लास्ट में पढ़ेंगे हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर की तरफ हम जाएंगे, जो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। यस, लेकिन आपके लिए एक और एक चीज है कि जैसे आप ये अभी हमारा यूट्यूब के ऊपर लाइव देख सकते हो, वैसे ही आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर लाइव या रिकॉर्डेड आप जैसे भी देख रहे होंगे, वैसे ही आपको ये हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी रिकॉर्डेड मिलेगा। जब आपकी ये हमेशा ये रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी, तो आपको जब जितनी बार जैसे देखना आप देख सकते हो। प्लस उसके बाद ये जो भी हम नोट्स यहाँ पे बना रहे हैं, जो भी चार्ट्स वगैरह बना रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये सब आप एक क्लिक के ऊपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस हर चैप्टर वाइज में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दे रहा हूं। ओके, ताकि आप जो चैप्टर हम कर रहे हैं क्लास में, वो चैप्टर आप वापस एक बार रिवाइज करो और चेक करो कि आपकी रिवीजन, आपका पढ़ाई कैसे हुआ है। उसके बाद हम रेगुलर टेस्ट लेने वाले, वीकली हमारी टेस्ट हो रही है। जो जो हमने वीक में जो जो चैप्टर्स खत्म किए, रेगुलर टेस्ट आपकी होती रहेगी यहाँ पे हमारे रेगुलर क्लास के अंदर भी। एंड एक इंपॉर्टेंट फीचर, अगर अभी जैसे ये हमारी क्लास कुछ लाइव नहीं हो रही है और अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, ओके, तो ऑब्वियसली आप कमेंट तो कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको एक Q&A ऑप्शन दिखेगा, जहां पे जाके आप आपका डाउट लिख सकते हो। वो आपका 24 आवर्स के अंदर डाउट सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो प्लीज यस फटाक से डाउनलोड कर लो हमारा एप्लीकेशन एंड यूज इट एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द सेम। ओके, आपके बेनिफिट के लिए, तो आप जितना यूज करोगे उतना ही हमको ये चीजें अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं हमारे आज की बात की तरफ। सबसे पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में सब पहले टेक्निक पढ़ रहे हैं, जो कि है आपका हाई लो मेथड, जो आपने बचपन से पढ़ते आए और बहुत बार आपने पढ़ लिया है। तो मैं इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला हूं, एकदम फटाक से आपको बताऊंगा गाइज कि वेरिएबल कॉस्ट विल बी व्हाट गाइज, आपका कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी। प्लीज रिमेंबर, गड़बड़ गड़बड़ में हम क्या करते हैं पता है, हम हाईएस्ट कॉस्ट और लोएस्ट कॉस्ट ले लेते हैं, ऐसा मत करना। ओके, हाईएस्ट एक्टिविटी को पहले मार्क करना, फिर उसकी कॉस्ट लेना, और वैसे ही लोएस्ट एक्टिविटी को मार्क करना और फिर उसकी कॉस्ट लेना। उसको डिवाइड करना आप, कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी को डिवाइड करना आपके हाईएस्ट एक्टिविटी और माइनस लोएस्ट एक्टिविटी, ये आपको आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट का आंसर। उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट फटाक से निकाल सकते हैं दोस्तों। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या रहेंगे हम गाइज, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, इससे आपके फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी। चलो मैं आपको फटाक से क्वेश्चन देता हूं, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके दो। अगर मेरे पास यूनिट्स है 100 और मेरी कॉस्ट है
1000 और मेरे पास यूनिट है 200 और मेरे पास यूनिट है 300। ये 1600 और 300 है 2600। प्लीज कैलकुलेट माय वेरिएबल कॉस्ट एंड माय फिक्स कॉस्ट। ऑल्सो रिमेंबर ये मेथड हम वहां यूज करते हैं जहां पे आपकी कॉस्ट सेम ही वेरिएबल कॉस्ट होगी, ताकि आपका इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन और आप फिक्स कॉस्ट पोर्शन अलग कर सकते हो। और क्यों करते हैं हम ये? ताकि हम सही से फोरकास्टिंग कर सकते हो कि आगे एक पर्टिकुलर यूनिट पे ये कॉस्ट कितनी आएगी। ओके, यस प्लीज गो फॉर दिस क्वेश्चन एंड क्विकली से मी आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी इस केस में। आया आंसर दोस्तों? देखो आपके लिए मैं फटाक से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि ये तो बड़ा बेसिक है आपके लेवल पे। पहले मैंने जैसे बताया आपको लोएस्ट एक्टिविटी और हाईएस्ट एक्टिविटी मार्क करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो जोश जोश में आप यहाँ पे भी चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट रहेगी आपकी लोएस्ट एक्टिविटी के ऊपर कॉस्ट 2600 माइनस 1000 डिवाइड बाय 300 माइनस 200 विच बिकम्स 1600 डिवाइड बाय, एक मिनट को, 300 माइनस 100। हाँ बड़ा गड़बड़ कैसे हुई? ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट आती है आपकी 8, यही हम डालेंगे आप मेरे फिक्स कॉस्ट के लिए। अब ये वापस याद रखना, ये आप वापस कहीं पे भी डाल, इन दोनों में से ही कहीं पे डालना, दूसरी जगह मत डालना। जो आपने ऊपर यूज किया वहीं पे ही डालना ये भी। एवरीवन क्लियर? तो इस तरीके से आप फटाक से आपके हाई और लो हाई लो मेथड से आपके सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर सकते हो, जिससे कि आपको वेरिएबल कॉस्ट कितना है और आपका आपका फिक्स कॉस्ट कितना है ये आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, अब हम जाते हैं हमारे अगली चीज की तरफ, जो कि है आपका एक नई चीज जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो कि है आपका एक लर्निंग को। अभी लर्निंग को बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि देखो, एक चीज अगर आप बार बार करोगे, एक सेम एक्टिविटी अगर हम बार बार करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा वो एक्टिविटी करने का टाइम धीरे धीरे कम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझो कोई ब्रिक उठाने का काम कर रहा हूं, अगर मैं एक जगह से दूसरे जगह ब्रिक उठा के रख रहा हूं या लगा रहा हूं, तो पहली बार में भी एक ब्रिक को उठाने के लिए मुझे अगर 1 मिनट लगा होगा, दूसरी बार वही ब्रिक को उठाने के लिए थोड़ा सा 0 दूसरी बार तीसरी बार वही ब्रिक को उठाने के लिए से मुझे 60 सेकंड्स की जगह मुझे मे बी 59 सेकंड लगेगा। तीसरी बार मुझे मे बी 58 सेकंड लगेगा, क्योंकि अब मैं इफिशिएंट होते जा रहा हूं, मैं काम और फास्ट करना सीख रहा हूं। ओके, तो ये होता है लर्निंग को, कि अगर आपका लर्निंग को ये बोलता है कि जितने बार आप वो काम वापस वापस करोगे, वैसे वैसे आपको जो पहली बार टाइम लगा था उससे टाइम अब कम लगेगा, क्योंकि आप वो फास्ट कर रहे हो। आपके लिए भी तो लगता है, जैसे जब आप चैप्टर पहली बार पढ़ते हो तो मे बी आपको 2-2.5 घंटा लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको मे बी सिर्फ थोड़ा कम लगेगा, तीसरी बार और भी कम लगेगा, चौथी बार और भी कम लगेगा। राइट, तो ये होता है आपका लर्निंग का इफेक्ट, कि आप जैसे जैसे चीजें बार बार दोहराते हो आपको लर्निंग होती जाती है और आप टाइम कम लेने लग जाते हो। तो देखो, पहले अगर यहाँ पे टाइम अगर हमने इतना लिया तो धीरे 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 देखो आपका पर यूनिट टाइम कम हो रहा है। पर यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पर यूनिट टाइम कम हो रहा है। पर एक टाइम बाद वो एक स्टेबल हो जाएगा, जब आपकी पूरी लर्निंग फिनिश हो जाएगी, आप मोस्ट इफिशिएंटली वो काम कर रहे हो, उसके बाद वो टाइम आपका हमेशा सेम ही लेता रहेगा। ऐसा नहीं होगा एक ब्रिक उठाने के लिए मुझे पहली बार 60 सेकंड लगा, फिर 58, 59, 56, 55, सर फिर तो आप 2 सेकंड में कर लोगे। अरे मैं रजनीकांत थोड़ी हूं। ओके, रजनीकांत तो हूं नहीं मैं, तो 2 सेकंड में तो काम होने नहीं वाला। हाँ चलो मैं 45 सेकंड तक आ जाऊंगा, 45 सेकंड ही मुझे हमेशा लगते रहेंगे। ओके, सो इफिशिएंट आप होगे, लेकिन एक लेवल तक इफिशिएंट होगे, उसके बाद ऐसा नहीं रहेगा कि जादू जैसे आप सब चीजें खत्म कर दोगे। ओके, तो एक लेवल तक आप इफिशिएंट होगे, उसके बाद आपकी इफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, आप फिर वो लेवल मेंटेन करोगे। तो देखो अगर हम देखें यहाँ पे टाइम पर यूनिट आपका धीरे 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 कम होते 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 इतना कम हो गया है। और वही अगर हम यहां पर देखिए आपके टोटल टाइम के बारे में बात करें, तो देखो पहले तो टोटल टाइम कितने फटाफट फटाफट बढ़ रहा था, अब देखो बढ़ना थोड़ा सा स्लो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम अब कम टाइम लेने लग गए, इसलिए टोटल टाइम हमको कम लग रहा है। तो ये होता है लर्निंग को इफेक्ट। प्लीज डोंट अंडर वरी अबाउट दिस बोथ कर्व्स, दोनों कर्व बड़े सिंपल है। ये आपके पर यूनिट वाला कर्व है, तो पर यूनिट तो टाइम कम होता रहेगा, टोटल टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही ना दोस्तों, टोटल टाइम तो हमेशा ही बढ़ने वाला है। ओके, पर देखो ये जो ऐसा बढ़ सकता था वो अब धीरे 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 बढ़ रहा है क्वांटिटी के साथ में। समझ में आ रहा है दोस्तों?
तो ये होता है आपका लर्निंग कर्व का इफेक्ट। तो अब ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये कैलकुलेट करने के वैरायटी ऑफ तरीके वो मैं आपको बताता हूँ, बट इसके लर्निंग कर्व के कुछ लिमिटेशंस भी है, ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वही अप्लाई होगा जहां पे बहुत लेबर इंटेंसिव होगा, जहां आपका मेथड लेबर इंटेंसिव होगा, जहां पे पूरा मशीन है, पूरा मशीन ओरिएंटेड है, मशीन में थोड़ी लर्निंग को रहेगा। सर मशीन अगर पहला यूनिट भी 1 मिनट लेता है तो दूसरा यूनिट भी 1 ही मिनट लेगा, तीसरा भी 1 मिनट लेगा। ऐसा नहीं होगा कि मशीन दूसरी बार और फास्ट करेगा, तीसरी बार और फास्ट करेगा। ओके, सो जहां पे लेबर इंटेंसिव है वहां पे ये मशीन आपका लर्निंग का इफेक्ट यूज होगा। ये वहां पे ही काम आएगा जहां प्रोडक्ट नया है, क्योंकि नए प्रोडक्ट में पहली बार ज्यादा टाइम लगता है, दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम। एक प्रोडक्ट जो लेबर पिछले हजारों मतलब 100 200 50 10 15 दिनों से बना रहा है, उसके ऊपर कोई लर्निंग को इफेक्ट नहीं आने वाला। मतलब पिछले 1 1.5 साल से सेम प्रोडक्ट बना रहा है, उसके ऊपर कोई लर्निंग को इफेक्ट नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट नया है या आदमी नया है तो लर्निंग को इफेक्ट आपका डेफिनेटली आ जाएगा। उसके बाद अगर प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे भी लर्निंग को इफेक्ट एज सच नहीं होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, ये करो वो करो, फिर ये लाओ फिर वो लाओ, फिर लर्निंग को इफेक्ट इतना इतना इफेक्टिव वहां पर नहीं रहेगा। एंड द प्रोडक्शन इज रिपीटेटिव एंड देयर आर नो ब्रेक्स इन द प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन रिपीटेटिव चल रहा है, यहाँ पे भी वो भी ये भी वो भी वो भी ये भी कंटिन्यूस चल रहा है, तो ऐसी जगह पे भी आपके लर्निंग को इफेक्ट का नहीं चल सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जो उसको चाहिए है, तभी वो लर्निंग को इफेक्ट दिखेगा, नहीं तो वो लर्निंग का इफेक्ट आपका नहीं दिखेगा। तो आपका टाइम का कुछ काम कैलकुलेट करके मतलब नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ, देखो सीरियल नंबर ऑफ यूनिट। अगर आप फर्स्ट यूनिट बनाते हो तो फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए टाइम टू मेक द यूनिट कंसर्न 10 घंटे आपको लगते हैं। पहला यूनिट को बनाने के लिए आपको 10 घंटे, ये टैबुलर अप्रोच है जहां पे आपको लर्निंग का इफेक्ट दिखेगा, देखो। ओके, तो एक यूनिट बनाने के 10 मिनट 10 घंटे लगे, एक यूनिट टोटलिटी में भी 10 ही घंटे लगे, और एवरेज भी हमें 10 ही घंटे का आया। सिंपल, मतलब सिंपल है ना। पहला यूनिट बनाया भी 10 घंटे में, टोटल टाइम अगर मैं स्टार्टिंग से अभी तक का देखूं तो भी 10 ही घंटा है, और एवरेज भी 10 घंटा ही हुआ। अब देखो दूसरा यूनिट बनाने के लिए टाइम टू मेक द यूनिट कंसर्न, दूसरा यूनिट बनाने के लिए मुझे लगे 8 मिनट। ओके, तो अंडरस्टैंड दिस, दूसरा यूनिट, क्योंकि मेरा लर्निंग का इफेक्ट है, दूसरा यूनिट बनाने के लिए मुझे सिर्फ 8 मिनट लग रहे हैं। अब मैं टोटल टाइम के बारे में बात करूं तो पहले के 10 और अभी के ये 8 बन गए कितने मेरे, 18 मिनट्स। अब मैं इसका एवरेज लूं तो 18 डिवाइड बाय 2 विच गिव्स मी 9 मिनट्स। तो देखो पहला यूनिट मेरा 10 मिनट एवरेज में बना था, दूसरा यूनिट एवरेज टाइम 9 यूनिट बना। दूसरा यूनिट, सिर्फ सेकंड यूनिट के बारे में बात करूं तो उसने 8 घंटे लगाए, लेकिन अगर मैं एवरेज टाइम के बारे में बात करूं तो वो हो गया मेरा 9 आवर्स। तीसरा यूनिट देखो और भी कम टाइम में बन रहा है मेरा, टोटल में इसको मैंने ऐड किया, अब ये मेरा टोटल है, और एवरेज देखो वापस कम हो गया। सिमिलरली देखो एवरेज टाइम आपका, टोटल एक्यूमुलेटिव एवरेज टाइम आपका कम होते ही जा रहा है, क्योंकि आपका हर एडिशनल यूनिट के लिए आप कम टाइम ले रहे हो, तो एवरेज कॉस्ट भी कम होते जा रहा है। तो अब लर्निंग का इफेक्ट देखो, यहाँ से यहाँ पे आने कितना परसेंट हुआ, 90% हो गया टाइम, राइट। फिर 9 × 90%, ये देखो, अब देखो फर्दर, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा आपका लर्निंग का इफेक्ट कितना, 90% का है। तो देखो अब यहाँ पे एक समझेगा आपको, यहां से 1 to 2 आने में 90% है, पर 2 to 3 में 90% नहीं है, 2 to 4 में 90% है, राइट। सी 9 × 90%, 8.1। तो ये देखो हर हर इक्वल मतलब हर 2 4, अब ये 5 में नहीं दिखेगा, अब ये 8 में दिखेगा, फिर 16 में दिखेगा, तो ये आपका चलता रहेगा। तो आपका जो लर्निंग का इफेक्ट जो रहेगा, आपको जो दिख रहा है वो आपको एवरी, मतलब आपको समझ लो एवरी वो मल्टीप्लिकेटिव 2 के इसमें दिखेगा आपको, राइट। उसके बाद एक होता है आपका अलजेब्रिक अप्रोच, जहां पे आप क्या करोगे पता है, जहां पे आप एक फॉर्मूला भी ले सकते हो, या एक काम करते हैं अलजेब्रिक अप्रोच जाने के पहले एक काम करते हैं, हम एक टेबल बना देते हैं। एक मिनट को मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं आपके लिए। यस, चलो एक काम करो, न्यू प्रोडक्ट टेक से एक समझो, एक नया प्रोडक्ट हम बना रहे हैं विच टेक्स 100 आवर्स। ओके, और उन्होंने बोला हुआ है, समझो आपका लर्निंग रेट जो है वो है आपका 80%। ओके, तो एक काम करो, एक टेबल बनाओ आप लोग। यहाँ पे लिखो क्यूमुलेटिव
ये लिखो इंक्रीमेंटल, ठीक है। यूनिट्स 1 2 4 8, एवरेज टाइम पर यूनिट, टोटल टाइम, ठीक है। इंक्रीमेंटल मतलब आपका जो एडिशन आएगा वो यूनिट्स, टोटल टाइम और एवरेज टाइम पर यूनिट। ओके, चलो ये टेबल बनाते हैं तो आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आएगा आपके एग्जैक्टली आपके लर्निंग कर्व के बारे में। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपके पहले यूनिट को 100 लग रहा है, टोटल भी 100 ही रहेगा, राइट। यहां पे भी अगर पहले हम यही खत्म कर दे क्यूमुलेटिव, ठीक है। अब दूसरे यूनिट को आपको दूसरे यूनिट में क्यूमुलेटिव है, ये क्यूमुलेटिव है, तो दूसरे यूनिट में आपको लगेगा 80। ओके, 80% लर्निंग रेट है, राइट। तो टोटल आपका हुआ 100 + 80 180। अब तीसरे के बारे में बात नहीं कर रहे, हम चौथे में एक में ही बात कर रहे हैं जहां पे आपका लर्निंग का इफेक्ट दिखेगा। तो चौथे में कितना लगेगा, 80 × 80%, यहां पे लगेगा आपका 64 हर यूनिट के लिए। ओके, और 64 × 80%, और आगे लगेगा आपका 51.2, ठीक है। एक बना दो 16 वाला, तो 51.2 × 80%, ये होगा 40.96। ये आपका पर यूनिट का आ रहा है। तो 64 × 4 अगर मैं करूं तो मेरा टोटल टाइम मुझे मिल जाएगा अबे 256। आगे 51.2 × 4, ये हो गया मेरा 204.8। ये पर यूनिट है, पर यूनिट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, तो अब मेरे को ये आंसर मिल रहा है। ओके, उसके बाद ये आ गया आपका 655.36। ये आपका हो गया पर यूनिट। से मैं फटाफट कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि हमारा रिवीजन क्लास है। आई होप आप लोगों ने किया हो अच्छी से, नहीं किया हो तो प्लीज एक बार अच्छी से करना, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बहुत सी बार आते हैं। अब इंक्रीमेंटल के बारे में बात करें तो पहले यूनिट का तो 100 ही था, दूसरे यूनिट में आपको इंक्रीमेंटल कितना हुआ देखो आप जरा। यस, एक मिनट को, दूसरे यूनिट में आपका इंक्रीमेंटल हुआ 180। अच्छा, यहां पे आपने देखो इंक्रीमेंट कितना किया, यहां से यहां पर आपने एक यूनिट का इंक्रीमेंट किया, और एक यूनिट का इंक्रीमेंट करने के चक्कर में आपका टाइम कितना बढ़ा, हुआ आपका 180। टोटल टाइम हुआ 180 डिवाइड बाय 2, तो ये हुआ आपका, एक मिनट रुको, 60, एक मिनट रुको, ये हुआ। अब यहाँ पे आपने बनाए 2 यूनिट्स बढ़ाए, 2 यूनिट्स बढ़ाए, तो हमने यहाँ पे 256 हुआ, राइट, -180। यहाँ पे आपका आएगा 96, जो कि एवरेज टाइम देखो तो 48 हुआ। फिर हमें कितने यूनिट बढ़े, फिर हमारे 4 यूनिट्स बढ़े, यहाँ पे आएगा आपका 153.6, टोटल देखा तो 38.4 हुआ एवरेज। एंड फिर हमने बाद में बढ़ाए 8 यूनिट्स, जो हुआ 245.76, अगर एवरेज बोलूँ तो 7.2। तो देखो आपका एवरेज टाइम पर यूनिट, इंक्रीमेंटल पर यूनिट कितना कम होते गया धीरे 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 धीरे, बिकॉज योर लर्निंग का इफेक्ट वाज शोइंग ऑन देयर। समझ रहा है सबको? यस, ओके। ये हुआ आपका एक टैबुलर अप्रोच। अब ऐसे ही में आपका एक अलजेब्रिक अप्रोच भी होता है, जहां पे आप जहां पे इक्वेशन से भी आप ये लर्निंग को इफेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a इंटू x⁻⁵b। ओके, अब यहाँ पे y क्या रहेगा आपका, यस याद है क्या आपको, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। ओके, x रहेगा आपका ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, ए रहेगा आपका टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, और बी जो आपका रहेगा वो आपका लर्निंग का रहेगा, लर्निंग का जो आपका रहेगा बी, जो कि आपका रहेगा log r अपॉन log 2। आर आपका लर्निंग कर्व का रेट रहेगा। ओके,
तो अगर आप ये इक्वेशन से भी आपका जो भी आपका क्यूमुलेटिव टाइम रहेगा, आपका एवरेज टाइम पर टाइम रहेगा, या फॉर जो भी अभी ये इक्वेशन आप वैरायटी टाइप्स में यूज कर सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है वैसे। कभी आपके लिए ए मिसिंग रहेगा, कभी आपके लिए एक्स मिसिंग रहेगा, कभी आपके लिए बी मिसिंग रहेगा, कभी आपके लिए वाई मिसिंग रहेगा। तो ये सेम इक्वेशन आप यूज करोगे और इन ऑल द टाइम्स एंड यू कैन कैलकुलेट आपका जो भी मिसिंग फिगर है वो। ओके, आपको वापस बता दूं, ये आपका एवरेज टाइम आ रहा है पर यूनिट। एवरेज टाइम पर यूनिट का आ रहा है कि पर यूनिट आपको बनाने एवरेज टाइम कितना लगेगा। ये आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आपका लर्निंग का इफेक्ट का लॉग में आपको एक्सप्रेशन देगा, और ये आपके पहले यूनिट का टाइम, ताकि आपको लर्निंग का इफेक्ट आप कैलकुलेट करके एवरेज टाइम निकाल सको। ठीक है गाइस, तो ये हुआ आपका लर्निंग का के बारे में बात। अंडरस्टैंड द बेसिक, और इसके कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करोगे, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहेंगे आप जितने सॉल्व करोगे वो उतना आपके लिए इजी रहेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, चलो एक मैं आपको देता हूं। एंड यस, लॉग की आपको लॉग के आपके पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। एक आपको एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, पे टेंशन। एज्यूम दैट कि हमारे इट टेक्स, एज्यूम दैट 400 आवर्स लगते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए, और 85% हमारा लर्निंग रेट है। आपको निकालना है टोटल टाइम थर्ड यूनिट को बनाने का, टोटल टाइम टू प्रोड्यूस थर्ड यूनिट, वो आपको निकालना है कि आपको टोटल टाइम थर्ड यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा। तो देखो इक्वेशन को हम यूज करते हैं, y इज इक्वल टू फर्स्ट यूनिट का टाइम 400, ओके, इनटू, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे सेकंड यूनिट का टाइम और थर्ड यूनिट का टाइम निकालेंगे, जो डिफरेंस रहेगा वो थर्ड यूनिट का टाइम रहेगा आपका। तो ये आपका सेकंड यूनिट के लिए 2 करेंगे, 2 रेस टू आपका रहेगा लॉग आर। लॉग आर मतलब लॉग 0.85, क्योंकि 85 का ये है आपका, तो लॉग 0.85 अपॉन लॉग 2। इसका मैं आंसर यहाँ पे आपको दे देता हूँ, जो रहेगा आपको 0.234। ये आप निकाल सकते हो आपके कैलकुलेटर से। तो दिस विल बी रेस टू माइनस 0.234। तो वंस यू सॉल्व दिस, आपका आंसर यहां पर आएगा, इट इज अराउंड 340.1। ये आपका आया सेकंड यूनिट का एवरेज टाइम। अब हम निकालेंगे सेम आपके थर्ड यूनिट के लिए, 400 इंटू 3 माइनस 0.234, ये आएगा आपका लगभग 309.3। ओके, भूलना मत ये आपका एवरेज टाइम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो 340.1 इंटू 2, टोटल टाइम हुआ आपका 680.2, और यहां पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल टाइम मिल जाएगा आपको 927.9। तो देखो ये जो डिफरेंस रहेगा इन दोनों का, ये रहेगा आपके थर्ड यूनिट का। मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया 2 और 3 से, क्योंकि ये y जो है वो क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम है पर यूनिट का। तो 2 यूनिट का क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम 340 है, टोटल टाइम 680 आएगा। 3 यूनिट का एवरेज टाइम 309 है, टोटल टाइम 927 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 927.9 माइनस 680.2, 247.7, ये हो गया आपका क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका थर्ड यूनिट के लगने वाला टाइम। तो ऐसे आप ये इक्वेशन को वैरायटी ऑफ टाइम्स यूज, वैरायटी ऑफ स्टाइल से, वैरायटी ऑफ टाइप से यूज कर सकते हो। ओके, नाउ गोइंग फॉर द लीनियर रिग्रेशन। अब ये लीनियर रिग्रेशन तो आप बचपन से कर रहे हो। ओके, आप लोगों ने लीनियर रिग्रेशन जो है ये आपने एमए के अंदर भी देखा होगा, जहां पे आपने लीनियर रिग्रेशन का इफेक्ट, लीनियर रिग्रेशन को यूज किया था अगेन। ओके, नाउ ये आप यहाँ पे भी लीनियर रिग्रेशन को यूज कर सकते हो। आपकी इक्वेशन जो पहले थी वही रहेगी, ये भी एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है, ये अलग से कोई टेक्निक है, इसका लेबर, इसका आपके लर्निंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। लर्निंग का आप अलग कर दो, ये अलग चीज है। तो हमें पता है एक लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, जहां पे y आपको पता है, y आपका रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, a आपका रहेगा आपका, a को हम ये आपका क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलेंगे, x रहेगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और b रहेगा आपका ग्रेडियंट। ओके, अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो दोस्तों, आपका जो b रहेगा, b के लिए हमारा वो बड़ा सारा फॉर्मूला है जो आपने याद किया होगा बचपन से, राइट। पहले माइनस कर दोगे n समेशन एक्स वाई, समेशन x इंटू समेशन y, और यहाँ पे आपका रहेगा समेशन x n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, और n इंटू और n समेशन x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका b आ जाएगा। उसके बाद a आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि रहेगा एवरेज y माइनस b इंटू एवरेज x। ओके, ये दोनों आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। लीनियर रिग्रेशन आपको बेसिकली क्या करता है, आपको बोलता है कि आपकी लाइन की इक्वेशन क्या है।
अब ये इक्वेशन आप वैरायटी ऑफ चीज में यूज कर सकते हो, आपके क्या बोलते टाइम सीरीज में यूज कर सकते हो, या फिर आपके इनफैक्ट आप इसको इससे आप आपका आगे जो डेटा आएगा आपके फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। बिकॉज वंस आई नो ए, वंस आई नो बी, क्वांटिटी सिर्फ चेंज करनी है और मुझे कॉस्ट कितनी आएगी वो मुझे क्लियर कट वहां पे से पता चल जाएगी। ओके, सो ये जनरली हम फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, और जनरली अगर आप देखोगे तो ये एक टाइप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट भी है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज आता है दोस्तों वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कि है आपका यहाँ पे कोर आपका है जो कि आपका एक मिनट को, हाँ हम इसकी लिमिटेशन देख लेते एक बार। सो लीनियर रिग्रेशन के कुछ लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन है एज्यूम्स देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। ये आपको एक्स और आपके एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है ये दिखाता है। तो ये एज्यूम करता है कि इन दोनों में एक लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन मतलब क्या, कि दोनों में कुछ एक रिलेशन है जो हमेशा चल रहा है। इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव, लेकिन कुछ है जो हमेशा चल रहा है। तो ये अज्यूम कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है रिलेटेड नहीं है, बस कभी कभी साथ में आ जाते हैं। ओनली मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में ही बात करता है, अगर जेड आ गया बीच में तो ये काम ही नहीं करेगा। ओके, उसके बाद इक्वेशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सट्रापोलेशन। और व्हाट इज एक्सट्रापोलेशन? पे अटेंशन। अब हमको पता है ये कॉस्ट ऐसी है, ये इक्वेशन से हमें पता चल जाती है कि कॉस्ट का कर्व क्या है। तो इसके अंदर अगर कुछ होगा और वो अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सही बताएगा, लेकिन इसके बाहर का अगर आप कोशिश करोगे इन्हीं इक्वेशन से ढूंढने का तो उसके ऊपर इतना आप यकीन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक चीज मानता है कि जो हिस्टोरिकल हुआ है, जो पहले हुआ है वैसा ही आगे भी होगा। पर ये जरूरी थोड़ी है कि पहले जो हुआ था वैसा ही आगे होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, तो ये कुछ एजम्पशन है जो हम लीनियर रिग्रेशन में यूज करते हैं, और यही एजम्पशन आपके बन जाते हैं लिमिटेशंस। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आपकी आती है वो है आपकी कोरिलेशन। अब कोरिलेशन भी इसी टाइप की एक चीज है जो आपको ये बताती है कि आपके जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच कैसा रिलेशन है। ओके, अब कोरिलेशन जो होता है, कोरिलेशन का एक खुद का एक अपना बड़ा सारा फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा तो। याद है क्या किसी को? यस, कोरिलेशन हम बोलते हैं आर में भी, और ना आर इज इक्वल टू, पहले तो ऊपर का कॉपी कर लो अपने, जो अपन ने सेम किया था ऊपर भी, और नीचे का अंडर रूट एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर, एक मिनट को, और बाहर एन इंटू समेशन, एक बार वाई के साथ भी करना सेम। दैट्स इट। तो पहले जो किया सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे एक रूट एक्स्ट्रा चीज है और दूसरी ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा चीज है। अब ये बेसिकली क्या बताता है, देखो ये बताता है आपको कोरिलेशन का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या, ये आपको बताएगा कि इन दो वेरिएबल में रिलेशन कितना स्ट्रांग है। ओके, हाउ स्ट्रांग इज द कोरिलेशन। अब ये जो कोरिलेशन रहेगा ये आपका 0 से +1 तक रहेगा या फिर -1 तक रहेगा। इसका आंसर कभी भी +1 के ऊपर नहीं जाएगा और कभी भी -1 के नीचे नहीं आएगा, याद रखना है चीज। अब ये 0 से जितना दूर है उतना स्ट्रांग है रिलेशन, और 0 से जितना पास में है उतना वीक है रिलेशन। अब ये माइनस में रहा तो निगेटिव कोरिलेशन है, और प्लस में रहा तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। माइनस में रहा तो निगेटिव, प्लस में रहा तो पॉजिटिव। और जितना 0 से दूर उतना स्ट्रांग, और जितना 0 के पास उतना वीक। आप बोलेंगे सर निगेटिव मतलब क्या? निगेटिव मतलब ये दोनों वेरिएबल निगेटिव कोरिलेटेड है। जैसे डिमांड और प्राइस होता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा, डिमांड घटा तो प्राइस बढ़ेगा, मतलब अपोजिट होगा, राइट? ऐसे ही और पॉजिटिव क्या रहेगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो रिलेशन है एक पॉजिटिव है निगेटिव है, और 0 से जितना दूर इसका आंसर आएगा उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। फिर इसके बाद आता है आपका एक कोरिलेशन डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब इसका कुछ नहीं, आंसर इसका सिंपल है, आपको आर को स्क्वायर कर देना। अब ये आर को स्क्वायर करने के बाद जो आएगा ये आपको बोलेगा कि एक को हिलाने से दूसरे के ऊपर कितना इफेक्ट गिरेगा। सी, कोरिलेशन इज नथिंग बट द रिलेशन, कि हाउ गुड द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आपको जो नंबर में देता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको यह बोलता है कि एक को हलाने से दूसरे पे कितना इफेक्ट गिरेगा। दोनों तीनों चीज एक लाइन में, कंफ्यूजन मत होने देना, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है, बट इट्स वेरी सिंपल। कोरिलेशन बोलता है कि भाई अगर आपके जितने भी पॉइंट्स है वो एक लाइन पे है या नहीं है, कितने हैं कैसे नहीं है, निगेटिव कोरिलेटेड पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर वही आपका डेटा ऐसा है लाइन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सब दूर दूर है, ये बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है।
ओके, ये हम सर क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि आपको पता चले आप जो भी दो चीज के बारे में फोरकास्टिंग कर रहे हो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ये दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता चल गया तो अगर आपने एक मूव किया तो दूसरा कितना मूव होगा ये आपको पहले से पता रहेगा। और जब चीजें आपको पहले से पता रहेगी तो आप वो चीजों को अच्छी तरीके से फोरकास्ट कर सकते हो, अच्छी तरीके से आप उनको समझ सकते हो। ओके, तो पहली बात तो कोरिलेशन जो आपको बताता है रिलेशन है या नहीं है, कैसा रिलेशन है। फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आपको बताता है कितना स्ट्रांग कोरिलेशन है, जो 0 से +1 या 0 से -1 तक जाता है। 0 से जितना दूर उतना स्ट्रांग, 0 से जितना पास उतना वीक। तो अगर मैं आपको बोलूं अगर कोरिलेशन है 0.5 मतलब क्या हुआ, ये बीच में हुआ। 0.8 मतलब ये अच्छा रिलेशन हुआ। 0.98 मतलब ये तो बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन हो गया। 0.1 मतलब ये वीक कोरिलेशन है। ओके, देखो क्योंकि वन से जितना वन के पास उतना स्ट्रॉन्ग और जितना जीरो के पास उतना वीक, वैसा ही अपोजिट भी होगा। और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, अपोजिट में निगेटिव कोरिलेशन रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। पॉजिटिव मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, निगेटिव मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अपोजिट। ओके, तो ये हुआ आपके कोरिलेशन के बारे में, जो कि एक है आपकी अगेन दूसरी क्वांटिटेटिव टेक्निक। उसके बाद आपकी जो तीसरी क्वांटिटी टेक्निक्स है वो है आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस। ओके, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए प्लीज दोस्तों एक चीज याद रखना, सबसे पहले होता है आपका जो एक्चुअल डेटा आपको दिया है वो, ये डेटा से हम निकालते हैं ट्रेंड। ये ट्रेंड जो आपका निकालते हो ये आपको वो बताया जाएगा क्वेश्चन में कैसे निकालना है। इट कैन बी अ मूविंग एवरेज, इट कैन बी एवरेज, जो भी आपको बोला है वैसा ट्रेंड, या कभी कभी आपको ट्रेंड वो खुद ही निकाल के दे देते हैं। अगर मूविंग एवरेज बोला तो मूविंग एवरेज मतलब क्या, तो मूविंग एवरेज मतलब अगर बताया, समझो ये ट्रेंड आपको निकालना है विद अ मूविंग एवरेज ऑफ 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले ये समझो 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है, पहले हम ये तीन का मूविंग एवरेज निकालेंगे, फिर हम ये अगले तीन का मूविंग एवरेज निकालेंगे, फिर हम उसके अगले तीन का मूविंग एवरेज निकालेंगे। तो मूव एवरेज जो आपको पता है एवरेज, तीन चीज की एवरेज मतलब वो तो आपको पता ही है। मूविंग एवरेज मतलब वो हम आगे हिलाते जाएंगे, पहले 1 2 3 का लेंगे, फिर 2 3 4 का लेंगे, फिर 3 4 5 का लेंगे, वैसे इससे हम निकालते हैं ट्रेंड। और अब ये जो आपके एक्चुअल और ट्रेंड में जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं आपका सीजनल वेरिएशन। याद रखना ये सीजनल वेरिएशन का जो एक टर्म का रहेगा इसकी टोटल हमेशा 0 रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको ही लेके फोरकास्टिंग। सी ये सारी चीजें आपके फोरकास्टिंग के लिए काम आती है जो हमने एमए के अंदर सेम टू सेम पढ़ी हुई है। ओके, तो ये आपका मैं बोलूं थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है, राइट। सो ट्रेंड जो है ये आगे आप कंटिन्यू करोगे, जो भी आपको मिला है से 5 से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है, 20 से बढ़ रहा है, जैसे भी बढ़ रहा है वो आप आगे कंटिन्यू करोगे। और सीजनल वेरिएशन है जो आप वापस वापस अप्लाई करते रहोगे, जो भी क्वार्टर वाइज होगा या मंथली जो भी होगा वो अप्लाई करोगे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा फोरकास्टिंग। ओके, तो ये इस तरीके से आपका ये आप टाइम सीरीज एनालिसिस भी कर सकते हो, जो कि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई होगी आपके एमए के अंदर भी और यहाँ पे भी। बट यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आपको सॉल्विंग से तो ठीक है, सॉल्विंग से तो आपको पता होगा, यहाँ पे आपको और एनालिसिस एनालिसिस के हिसाब से समझनी ही चीजें, बिकॉज यहाँ पे आपकी एक स्टेप ऊपर जा रहे हो आप, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, आपको कमेंट करना है कौन सी मेथड सही है नहीं है, किसके क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, और क्या वो हिसाब से सही फोरकास्टिंग होगी या नहीं होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको अभी समझना है और सीखना है। एवरीवन क्लियर? ओके, तो यहां पे हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। अब हम जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। यस गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया आपका ये है अगला टॉपिक, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड द थिंग एग्जैक्टली कि ट्रांसफर प्राइसिंग हम कहां पे यूज करते हैं। सी, अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग आपकी यूज होती है दोस्तों जब आप आपके एक आपके आपकी डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट कंपनीज है या डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट कंट्रीज में है। तो जब आपकी एक ब्रांच आपके दूसरे ब्रांच को जब गुड्स ट्रांसफर, गुड्स सर्विस जो भी ट्रांसफर कर रही है, तो क्या प्राइस लगाएगी। ओके, सी, जब ये डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं तो क्या प्राइस, मार्केट प्राइस जो रहेगा, जो उनका कॉस्ट प्लस आएगा वो लगाएंगे। ये भी कस्टमर को बेचेंगे तो भी जो लगाएंगे वो ठीक है। बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली डील करते हैं कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ चीजें भेज रही है, या एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को, या फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी को जो एक ही सिस्टर कंसर्न्स है, तो यहां पे क्या प्राइस चार्ज करेगी, ये समझते हैं आप ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। ओके, सो फॉर एग्जांपल समझो टाटा ग्रुप के अंदर ही एक 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 आपका एक ऑर्गेनाइजेशन समझो, टाटा आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और दूसरा है आपका टाटा मोटर्स। अब टीसीएस वालों ने डिसाइड किया कि हम सबको टाटा मोटर्स की एक गाड़ी गिफ्ट देंगे, सबको टाटा हैरियर गिफ्ट देंगे। तब टाटा मोटर्स वालों ने टीसीएस वालों को क्या चार्ज करना चाहिए, ये हम समझते हैं आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। या फिर टाटा मोटर्स के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट कार बनाता है, एक डिपार्टमेंट उसको फर्निशिंग बनाता है, एक डिपार्टमेंट उसके अंदर इंजन बनाता है।
तो उन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफर करते वक्त क्या कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए, ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर डील करता है। तो अभी क्या हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहला अप्रोच तो सबसे बेसिक है कि एकदम टेंशन मत लो, सिंपल अप्रोच है, मार्केट बेस्ड अप्रोच, कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो लगा दो। तो अगर टाटा मोटर्स अपने एक डिपार्टमेंट ए से मशीन बना के अपने दूसरे डिपार्टमेंट को बेच रही है, तो जो भी ये मशीन की मार्केट की कॉस्ट है सिंपली लगा दो, बात खत्म। इसमें कोई टेंशन लेगा काम ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर मार्केट की कॉस्ट लगाएंगे हम दूसरे हमारी ब्रांच को, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना दोस्तों। देखो हमारे हमारे समझो डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट ए ने कुछ गुड्स बना के डिपार्टमेंट बी को बेचे और हमने लगाया मार्केट प्राइस। तो आप बोलोगे सर फिर डिपार्टमेंट ए को तो प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट कोई बात नहीं है, एट द एंड तो प्रॉफिट ग्रुप को ही जाने वाला है। तो डिपार्टमेंट को सर ये डिपार्टमेंट बी को तो मार्केट प्राइस पे मिलेगा, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। जो भी है देखो टोटल प्रॉफिट तो सेम ही होना है। वो प्रॉफिट कैसे बांट रहे हो दोनों में, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो अगर आप मार्केट बेस्ड प्राइस लगाते हो तो इसका एडवांटेज क्या है? द ट्रांसफर प्राइस शुड बी डीम्ड टू बी फेयर बाय द मैनेजर ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग डिवीजन। द सेलिंग डिवीजन विल रिसीव द सेम अमाउंट फॉर एनी इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स। तो इसमें किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं है। ए बोलेगा भाई अगर मैं तुझे नहीं देता हूं, मैं मार्केट में बेच रहा हूं, तो मुझे इतना पैसा मिल रहा है, तू भी उतना ही दे, नो सेक्रीफाइस। बी भी बोलेगा ठीक है ना यार, मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा, मार्केट से खरीदूंगा, सेम प्राइस देना है, मैं तुमसे खरीद लूं। सो बोथ विल बी जनरली हैप्पी इन दिस केस, क्योंकि दोनों को जो करंट प्राइसेस है वो मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट ए भी अपने प्रॉफिट पे दिखेगा, बी भी अपनी जगह पर दिखेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर ये कॉस्ट पे ट्रांसफर करने लग गया तो डिपार्टमेंट ए को तो लॉस होना चालू हो जाएगा, ए डिपार्टमेंट लॉस में दिखेगा। ए के मैनेजर को हम पकड़ के धोएंगे, फिर हेड ऑफिस वाले ही तो पकड़ने आएंगे उनको, राइट? दूसरा, the company's performance will not be impacted negatively by the transfer price, and क्योंकि आप यहाँ पे मार्केट प्राइस ही लगा रहे हैं, जो मार्केट का प्राइस है वही हम लगा रहे हैं, तो कंपनी ए को कोई लॉस दिखेगा नहीं और उनका कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखेगा नहीं। तो ए विल बी आल्सो हैप्पी एंड बी विल बी आल्सो क्वाइट हैप्पी, बिकॉज उसको भी तो मिल रहा है वहीं से ही। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट एंड वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक अप्रोच, जिसके अंदर हम क्या चार्ज करेंगे? हम चार्ज करेंगे हमारा जो भी आपका ट्रांसफर प्राइस जो भी रहेगा, जो भी आपका मार्केट प्राइस रहेगा वही हम चार्ज कर देंगे। दूसरा रहेगा आपका कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। यहां पे ए जो गुड्स बना रहा है वो बी को कुछ कॉस्ट बेस्ड अप्रोच पे देगा, मार्केट प्राइस पे नहीं देगा, कुछ कॉस्ट बेस्ड अप्रोच है उसके ऊपर देगा। तो ये कॉस्ट बेस्ड अप्रोच दूसरे दूसरे हो सकते हैं। एक हो सकता है फुल कॉस्ट, कि भाई उसकी जितनी भी कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन, सारा कॉस्ट जो भी रहेगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेचेगा, नो प्रॉफिट टू बी अर्न बाई। बट एटलीस्ट जितना कॉस्ट खर्च रहे भाई उतना तो दे दो हमको। बी को बोलेगा भाई आप जितना पैसा खर्च रहे चीज बनाने के लिए उतना तो दे दो, हमें एटलीस्ट उतना तो, हम कम से कम लॉस में तो नहीं दिखेंगे, चाहे प्रॉफिट में ना हो पर कम से कम लॉस में तो नहीं दिखेंगे, आप ही हमारे भाई हो, चलो समझ के भाई समझ के कॉस्ट में तो दे दो, राइट? सो दिस कुड बी वन ऑफ द अप्रोच कि आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट उनको लगा दो, दैट इज फुल कॉस्ट विच इज योर व्हाट वी से वेरिएबल कॉस्ट प्लस ओएआर जो भी आपका रहेगा वो। उसके बाद दूसरा आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, आप यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे ही दोगे। बी बोलेगा भाई यार तू भी तो अपना डिपार्टमेंट है, मैं भी अपना डिपार्टमेंट हूं, मुझे फिक्स्ड ओवरहेड क्यों लगा रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड बाहर वालों से वसूल कर, मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बोल, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट बोल, सिर्फ वो कॉस्ट बोल जो तेरे को यूनिट के लिए आई है। हमारे हेड ऑफिस के ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन या तेरे ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन हमें मत दे, हमें सिर्फ और सिर्फ दे वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। सी ना एग्जैक्टली क्या प्राइस होगा ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट हिसाब के हिसाब से, हेड ऑफिस के हिसाब से, आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से चेंज होगा। ओके, बट यहाँ पे हमारा क्या बेसिकली फोकस है, हम यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, फिर आप क्या करोगे इन प्रैक्टिस में जाके, जब कभी आपकी सिचुएशन होगी वो हिसाब से आप वो टेक्निक को यूज करोगे। और तीसरा होगा गाइस वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पता, वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट नहीं, यहाँ पे हम ए डिपार्टमेंट बोलेगा कि देख मेरे पास चीजें लिमिटेड है, मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी लिमिटेड है, अगर मैं मेरी एग्जिस्टिंग चीज कुछ बंद कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तो मुझे सिर्फ कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से जो कंट्रीब्यूशन आता था, जो कंट्रीब्यूशन मेरा लॉस्ट है, मुझे वो भी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग दिस डिपेंड अपॉन सिचुएशन कि ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की ऑलरेडी सेलिंग कितना हो रहा है, ए का कितना बच रहा है, कितनी कैपेसिटी स्पेयर है, कितना एक्स्ट्रा है, वो हिसाब से चीजें फर्क पड़ेगी। तो एक ये भी मेथड होगी कि यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ये लगाए। समझो ए जो यूनिट बना रहा है बी के लिए, वो सिर्फ बी खरीदता है, ए के पास दूसरी और एक अपॉर्चुनिटी आई है जहां पे वो 5 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कमा सकता है, तो बी को क्या बोलेगा, ऑलरेडी कॉस्ट 50 है प्लस 5 कर दे, बिकॉज आई एम लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ रहा हूं और बना रहा हूं, तो मैं जो अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूं मुझे उसका भी पैसा चाहिए।
अब बोलेंगे सर अगर ऐसा सब कुछ ए चार्ज करने लगा तो बी लॉस में दिखने लग जाएगा ना, तो बी को बोलेगी तुम तुम्हारा देख लो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ रहा तुम बाहर से ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड रहेगी। ओके, उसके बाद अब देखो आप आपकी जो प्राइस रहेगी, अब वो प्राइस आप कैसे सेट करोगे दोस्तों। तो अब कुछ मार्केट कंडीशंस हम देख रहे हैं और कुछ मार्केट कंडीशंस के ऊपर आपकी प्राइस क्या क्या रहेगी वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन, ओके जस्ट अ मिनट। तो पहली कंडीशन गाइस, फाइंडिंग एन ऑप्टिमल ट्रांसफर प्राइस। ओके, आप अब देखो आपकी ऑप्टिमल ट्रांसफर प्राइस जनरली क्या रहेगी, जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेलिंग डिवीजन, जो भी मार्जिनल कॉस्ट है आपके सेलिंग डिवीजन का, एडिशनल कॉस्ट है आपके यूनिट को बनाने का, प्लस अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट ऑफ सेलिंग टू डिवीजन, प्लस जो भी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है, ये जनरली आपकी ऑप्टिमम प्राइस रहेगी अगर हम सेल्स वालों के हिसाब से देखें तो। क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो आप लोगों से ले लो, हमें आपकी एक्चुअली एडिशनल कॉस्ट जो आ रही वो लो, और अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हो तो आप वो लो। The marginal cost of the selling division may also be referred to as variable cost, जैसे अपने को पता ही है, बेसिक है ये तो। And the opportunity cost of selling division is usually any lost contribution from selling division from selling internally। तो जैसे मैंने आपको बताया, समझो मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने की 50 रुपीज है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके जगह दूसरा यूनिट बना सकता हूं और वो बेच के मैं अगर समझो 7 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर सकता हूं, तो मेरी ऑप्टिमम प्राइस क्या बन जाएगी दोस्तों, 50 + 7 विच इज 57, which is marginal cost plus opportunity loss cost। समझा सभी को। तो ये जनरली आपकी ऑप्टिमम प्राइस रहेगी। उसके बाद अगर मैं दूसरी बारी की बात करूं, देखो अगर आपका परफेक्ट मार्केट है फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परफेक्ट मार्केट क्या मतलब, देखो दोस्तों डिपार्टमेंट ए जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो बी को तो सेल हो ही सकता है, उसके साथ मार्केट में किसी को भी सेल हो सकता है, क्योंकि मार्केट परफेक्ट है, कोई भी खरीदने के लिए तैयार है। तो अब तो डिपार्टमेंट ए थोड़ा जोश में रहेगा, ये बोलेगा बी को भाई तुझे लेना है तो ले, नहीं तो मत ले, मैं जाके मार्केट में सेल कर दूंगा। जब ए ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसको बी तो खरीदता है, पर बी के साथ में मार्केट में और भी लोग खरीदते हैं, तो वो बी को क्यों कम प्राइस में बेचना चाहेगा, तो ऐसे केस में तो वो मार्केट प्राइस पे ही बी को बेचेगा। अरे क्लियर एवरीवन। तो समझो अगर मार्केट प्राइस जैसे है 50 रुपीज, तो ये बोलेगा बी को 50 रुपीज में खरीदना है तो खरीदना है तो मत खरीद, सिंपल। बी बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, ए बोलेगा ठीक है चल कोई बात नहीं मैं जाता हूं दूसरे दरवाजे पर। सब लेने के लिए तैयार है, यहां पर मेरे पास कस्टमर की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो और एक चीज दिया पे, प्लस एडजस्टमेंट, एनी स्मॉल एडजस्टमेंट। समझो ए को बी को डिलीवर, ए अगर मार्केट में डिलीवर करेगा तो उसको 2 रुपीज पर केजी लग जाता है, पर यूनिट लग जाता है मार्केट में डिलीवरी देने के लिए। तो बी बोलेगा यार फिर मेरे को तो दे रहा है, मेरे को तो तेरे को 2 रुपीज भी नहीं लग रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो बोलेगा 2 कम कर दे, मार्केट में नेट मेरा 48 में जाता है, तुम भी नेट 48 में ले लो, नो इशू। सी बी इज सिंपल कि मैं मेरा लॉस नहीं करूंगा, मैं अभी बी 50 में मार्केट में बेच रहा हूं, पर मार्केट में बेचने का मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, इससे कमीशन या ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, तो मुझे नेट कितना मिलता है 48, तू नेट दे, बात खत्म। सिंपली आई विल नॉट लूज एनी अपॉर्चुनिटी, और मैं तुम्हें सस्ते में चीजें नहीं दूंगा, तो नेट मुझे पहले कितना मिलता था 48 में, तुमको भी 48 में लगा दूंगा, वेरी सिंपल। तो ये होगा जब आपका मार्केट परफेक्ट है, जब आपके प्रोडक्ट के लिए बाहर भी डिमांड है और आप सेलिंग डिपार्टमेंट कहीं पे भी कम में मानेगा नहीं। ओके, उसके बाद दूसरी सिचुएशन आती है जब सेलिंग डिवीजन के पास स्पेयर कैपेसिटी है। ओके, तो डिपार्टमेंट जो ए जो यूनिट बना रहा है, डिपार्टमेंट ए के पास कैपेसिटी है 20,000 यूनिट्स बनाने की, करंटली वो खुद बना के मार्केट में सिर्फ 12,000 ही बेच रहा है, तो स्पेयर कैपेसिटी कितनी हुई है 8,000। तो देखो दोस्तों अंडरस्टैंड द सिचुएशन नाउ हियर। तो ये जो ए डिपार्टमेंट मार्केट में 12,000 बेच रहा होगा, वहां से वो अपनी फिक्स कॉस्ट वसूल कर सकता है। तो अब डिपार्टमेंट बी बोलेगा देख भाई तेरे पास कैपेसिटी 20,000 की है, तू सिर्फ 12,000 बना रहा है, 8,000 की कैपेसिटी वेस्ट जा रही है जिसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है, तू वेस्ट कर रहा है, तो एक काम कर मुझे ये 8,000 मुझे यूनिट्स मुझे दे दे। ए बोलेगा मार्केट प्राइस, बी बोलेगा चुप, काय की मार्केट प्राइस, तो मार्केट में बेच पा रहा है क्या 8,000 यूनिट, नहीं, मार्केट में तो तेरे से 12,000 ही जा रहे हैं और कोई खरीदने के तैयार नहीं है, चुपचाप ये मुझे मार्जिनल कॉस्ट पे दे दे, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट पे दे दे।
ए बोलेगा भाई ठीक है, नहीं बनाने से अच्छा कम से बना के मेरे भाई की मदद तो करूं, राइट? ऐसा होता है ना आपके साथ में भी। अब आपका कोई छोटा भाई खाली है तो उसको बोलते हैं यार तू खाली बैठा हुआ है, एक काम कर, मेरा इतना छोटा सा काम कर ले। और वही अगर वो बिजी है और उसका अगर आपने काम बोला, जैसे ये वाली सिचुएशन हो गई, अगर आपका भाई बिजी है उसको बोलोगे यार मेरा काम कर, वो बोलेगा मैं क्यों करूं, चॉकलेट दे मुझे, राइट? तो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो आपका भाई मांगेगा आपसे। और अगर आपका भाई खाली है, मुझे पता है भाई खाली है तो ये काम करेगा नहीं आपका, बट स्टिल समझो नॉर्मली आप भी क्या करने वाले हो उसके लिए। बट समझो आपका भाई खाली है और आपको हेल्प चाहिए, और अगर आप उससे मांगते हो तो उसको बोलेगा भाई तुझे जितना कॉस्ट आया था उतना कॉस्ट ले ले, मेरा काम खत्म कर दे। सो आपका अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो स्पेयर कैपेसिटी मार्जिनल कॉस्ट पे जाएगा, स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो मार्केट प्राइस पे जाएगा, अगर मार्केट आपका परफेक्ट है तो। ओके, उसके बाद आपकी तीसरी कंडीशन है जहां पे सेलिंग डिवीजन ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। डिपार्टमेंट ए 20,000 यूनिट बना रहा है और पूरा 20,000 यूनिट बाहर सेल भी कर रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं है बी के ऑर्डर की, क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी वो पूरा रन कर रहा है। और अगर बी उसके पास मांगने आएगा तो ए क्या बोलेगा उसको पता है, ए बोलेगा मार्जिनल कॉस्ट तो ले ही ले, प्लस एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शैडो प्राइस, जो भी मेरा लॉस्ट हो रहा है कंट्रीब्यूशन तुम्हारे लिए कुछ चीज बनाकर, तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस शैडो प्राइस। शैडो प्राइस यहाँ पे आपका शैडो प्राइस मतलब लॉस्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये शैडो प्राइस वाला कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आपने वहां पढ़ा हुआ है, कहां पे पढ़ा था दोस्तों, याद है क्या आपको? यस, शैडो प्राइस स्लैग हमने पढ़ा था हमारे लिमिटिंग फैक्टर के अंदर। जो आपका कंट्रीब्यूशन एडिशनल मिलता है आपको या एडिशनल लॉस आप देने के लिए तैयार रहते हो आपके कंस्टेंट फैक्टर के लिए, तो यहाँ पे भी यही है कि भाई के पास तो कंस्टेंट है तो ये क्या करेगा, इससे शैडो प्राइस भी मांगेगा कि इतना नहीं मुझे तो और चाहिए। एवरीवन क्लियर? उसके बाद अब आपका कंडीशन, अब जो आपका ये डिपार्टमेंट बी रहेगा, जो ये डिपार्टमेंट ए जो रहेगा, ये एक मिनिमम प्राइस जो चार्ज करेगा ही, उसको वो एक रेंज देगा कि भाई मिनिमम तो जो चार्ज करेगा ही वो आपको, वो रहेगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के नीचे कभी भी वो आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि अगर मार्जिनल कॉस्ट के नीचे देना चालू कर दिया तो उसको तो लॉस होना चालू हो जाएगा कि भाई जितने में बना रहा है उससे सस्ते में तो आपको बेच रहा है, तो उसको लॉस होना चालू होगा। कोई भी डिपार्टमेंट खुद लॉस में दिखना नहीं चाहेगा, तो मिनिमम प्राइस जो रहेगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट, और कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है तो वो तो लगाने ही वाला है। दिस इज द मिनिमम प्राइस जो आपको आपका डिपार्टमेंट, जो आपको आपका सेलिंग डिपार्टमेंट है वो लगाएगा ही। और दूसरा जो रहेगा, जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आपके, सॉरी जो मैक्सिमम प्राइस आपकी रहेगी जो रह सकती है वो रहेगी आपकी, एक तो आपके लिए एक्सटर्नल परचेज प्राइस, जो बी जो जो मार्केट में मिल रहा है, एक मार्केट का जो प्राइस है वो आप मैक्सिमम वो प्राइस से लोगे, क्योंकि अगर वो मार्केट से भी महंगा बेच रहा है तो आप उससे क्यों खरीदोगे, ए से। या फिर नेट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलिंग और नेट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलिंग ऑन प्रोडक्ट ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, या फिर अगर एक के हिसाब से हम बात करें तो जो नेट मार्जिनल प्रोडक्ट रेवेन्यू आता है उसको फाइनल प्रोडक्ट बेचने से, वो आपकी मैक्सिमम प्राइस रहेगी। तो मिनिमम प्राइस मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैक्सिमम प्राइस आपकी जो रहेगी बेसिकली आपकी वो मार्केट प्राइस रहेगी। क्योंकि एकदम सिंपल है ना, ए बोल रहा है कि मैं 50 में बेचूंगा प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 57 में बेचूंगा, मार्केट में 55 में मिल रहा है, तो हम ए को बोले कि भाई बैठा रहे, तुझे जो अपॉर्चुनिटी है वो ले ले, मैं मार्केट से खरीदने के लिए तैयार हूं। ओके, सो इस तरीके से, एक मिनट मैं यहाँ पे आपके स्लाइड में करेक्ट कर देता हूं। यस, तो इस तरीके से आपकी जो ट्रांसफर प्राइस रहती है वो सेट होती है। सी दोस्तों, ये तो एक बहुत छोटे लेवल पे बात की है। अब इसके अंदर पता है इंटरनेशनल टैक्सेशन भी आ जाता है पिक्चर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, समझो, समझने की थोड़ी कोशिश करो। देखो कि अगर समझो इंडिया के अंदर टैक्सेशन है 40%, 30% ले लो चलो, यूके के अंदर समझो टैक्सेशन है 50%। ओके, इंडिया के अंदर 30% है, यूके के अंदर समझो 50% है। एक कंपनी है जो यूके से गुड्स इंडिया भेज रही है, वो क्या कोशिश करेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो अपनी कंपनी है, उनकी खुद की एक ब्रांच है यूके में, खुद की एक ब्रांच इंडिया में, वो कोशिश करेगी मैक्सिमम प्रॉफिट इंडिया में बुक हो जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितना प्रॉफिट बुक होगा उतना टैक्स कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये खरीद रहे हैं कोई चीज समझो 20 में, और इंडिया वाले बेच रहे हैं समझो 50 में, समझो 70 में, तो ग्रुप को टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो पर यूनिट ग्रुप को प्रॉफिट हो रहा है 50। तो ग्रुप क्या करेगी, यूके में कम से कम कोशिश करेगी प्रॉफिट बुक करे, तो यूके को बोलेगी कि तुम इंडिया को सिर्फ 30 में ही दो। तो यूके में कितना प्रॉफिट बुक हुआ, 10, और इंडिया में कितना प्रॉफिट बुक हुआ, आगे जाके इंडिया 30 में खरीदेगा 70 में बेचेगा 40।
तो इसके ऊपर इंडिया में टैक्स आएगा 12 और यूके में टैक्स आएगा सिर्फ यूके में टैक्स आएगा 5। टोटल टैक्स कितना हुआ आपका? ओनली 17। और वही अगर समझो इन्होंने क्या किया होता, यूके में परचेस किया 20 में, यूके से परचेस भेजा इंडिया में 50 का, ओके, और इंडिया वाला तो 70 में ही बेच रहा है, तो इंडिया को मैं 20 का प्रॉफिट बुक किया और यूके में 30 का प्रॉफिट बुक किया, तो यहां पे टैक्स आ जाएगा 15, इंडिया में टैक्स आएगा तो 6, टैक्स देखो कितना हो गया 21। ये तो रुपीस में तो आपको बहुत कम दिख रहा है, जब ये मिलियन में होगा तो सोचो कितना डिफरेंस आएगा। तो टैक्सेशन रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्रांसफर प्राइसिंग सेटिंग के अंदर, कि आप ट्रांसफर प्राइस इस तरीके से सेट करो कि आपका टैक्स जो है वो मिनिमम आए। बट एट द सेम टाइम हर कंट्री के अपने टैक्सेशन रूल्स होते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग को सेट करने के लिए एक अलग से चैप्टर होता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, क्योंकि उनको भी तो पता, जैसे मुझे पता है आपको पता चल गया, जैसे दुनिया को भी तो पता है लोग ऐसा करने वाले हैं, इसलिए इनकम टैक्स में एक अलग से चैप्टर होता है जहां पे आपकी जो ट्रांसफर प्राइसिंग है इसके रिलेटेड सारी प्रोविजन डील होती है। उसके अंदर बताया है कि आपको ये प्राइस के ऊपर ही बेचना है या ये प्राइस के अंदर ही बेचना है, ठीक है। ये पार्ट तो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। आपके सिलेबस में अभी तक ये था कि आपको अलग अलग सिचुएशन में आप कौन सी ट्रांसफर प्राइस आपके सेट करने वाले हो। सो प्लीज गो थ्रू दिस। मैंने पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक नहीं ले पाया मैं आपके यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, क्योंकि हमें समय पर्याप्त था, मुझे 1 घंटे के अंदर खत्म करना था आपका ये रिवीजन। मैंने ट्राई किया दोस्तों कि आपके मैक्सिमम कंसेप्ट में यहाँ पे खत्म करूं, जो कि मैंने यहाँ पे रिवीजन फटाफट कराने की कोशिश की है। तो पहले हमने पार्ट चालू किया दोस्तों आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर। उसके अंदर हमने अलग अलग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ी, एक लीनियर इक्वेशन वाली पढ़ी जो आपने पहले भी बचपन में पढ़ी है एमए के अंदर। उसके बाद हमने टाइम सीरीज देखा जो भी आपने एमए के अंदर देखा। एक नया चीज हमने पढ़ा था लर्निंग कर्व फैक्टर। अब लर्निंग कर्व फैक्टर हमने जैसे देखा है कि हर 1 2 4 8 16 इसके ऊपर लर्निंग का इफेक्ट आपका दिखता है। तो आप ये इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हो, जो इक्वेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो, या फिर आप ये टैबुलर अप्रोच से भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद ये अंडरस्टैंड आपको सिर्फ ये करना था कि एक काम अगर आप वापस वापस करोगे तो पहली बार आपको जितना टाइम लगा उससे कम टाइम लगेगा आपको दूसरी और सब्सिक्वेंट टाइम के अंदर, ओके। उसके बाद अगर हम और आगे जाके बात करें दोस्तों, तो आगे जाके हमने पढ़ा हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, जिसके अंदर हमने अलग अलग टाइम में अलग अलग क्या क्या ट्रांसफर प्राइस सेट हो सकती है हमने वो देखा, और वो हमने सारी डिस्कशन यहाँ पे की, ओके। विद दिस मैं हमारा रिवीजन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच आपके आपके पेशेंस के लिए। मैं वापस बोल रहा हूँ ये चैप्टर्स के रिविजन है दोस्तों। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रिविजन है, ओके। तो अगर आपको पहली बार पढ़ रहे हो तो मार्च का इंतजार करो। मार्च से जल्दी हमारी बैचेस चालू हो जाएगी, रेगुलर बैचेस, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें एकदम डिटेल में अच्छी से पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके एग्जाम की अमेजिंग तैयारी कर सकते हो। बाय द वे बाकी जो भी बच्चों का एग्जाम है मार्च के अंदर, प्लीज प्रिपेयर वेरी वेल, प्लीज वेरी सिंसियर भी रहो। अभी एकदम राइट टाइम है सिंसियर होने का। अभी सिंसियर नहीं हुए तो कभी सिंसियर नहीं होगे। आज लगभग 10 तारीख है, 9-10 तारीख है दोस्तों, आज से लगभग 20 दिन ही पकड़ो आपके एग्जाम के लिए। और प्लीज एक चीज याद रखना, एक देखो मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है आपके पीएम के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कि 1 मंथ में आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। उसके अंदर पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ डिस्कस किया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर है, तो आप प्लीज जाके वो एक वीडियो देख लेना। उसके बाद आप याद रखना आप कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट देने वाले हो। तो अगर मैं बात करूं तो 5 दिन तो आपके ये मॉक टेस्ट के अंदर जाएंगे, जिस बार मॉक टेस्ट दोगे रिकंसिलेशन करोगे, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है कहाँ मिस्टेक नहीं हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक आप वापस नहीं करोगे। और अभी जो बचे हुए 15 दिन है, 15 दिन के अंदर आप एक अमेजिंग रिवीजन करोगे। लगभग लगभग आप रोज के 2 चैप्टर पढ़ सकते हो। प्लीज याद रखना आप ये जो इतने भी हमारे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स है बीबीबी कप्लान सबसे पढ़ने वाले हो, एसीसीए हब को मत भूलना। एसीसीए हब के 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो आपकी अथॉरिटी है जो एग्जाम लेने वाली है, ओके। और वो लेवल के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर। तो ये 15 दिन में आप क्या करोगे दोस्तों, चैप्टर वाइज आप पढ़ाई करने वाले हो। चैप्टर वाइज पढ़ाई करने के बाद चैप्टर वाइज आप आपके सारे आपके एसीसी हब सॉल्व करोगे, और सारे आपके जो ऑथोराइज आपके ये है पब्लिकेशन है वो भी आप सॉल्व करोगे। चैप्टर वाइज ऐसे पढ़ाई करते जाओ। और जब ये पढ़ रहे हो प्लीज मेक श्योर कि आप जो आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो, आपकी लास्ट डे रिविजन जो रहेगी उसका आप बेस बना रहे हो। मतलब पहले आपने 10 पेज पढ़े तो उस 10 पेज में से जो आप इंपॉर्टेंट टिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पूरे 10 पेज वापस ना पढ़ना पड़े। तो जो आप 15 दिन में पढ़ रहे हो वो अगली बार आप 5-6 दिन के अंदर रिवीजन फटाफट कर सकते हो। और फिर ये 5-6 दिन में, तो अभी आप 15 दिन में पढ़ रहे हो, इसको ऐसा बनाओ कि ये आप 5 से 6 दिन में खत्म कर पाओ। फिर उसको ऐसा बनाओ जो आप लास्ट के 2 या 3 दिन में आप खत्म कर पाओ, जो कि एग्जाम के पहले वाले दिन रहेंगे, जो कि आपके मंथ ऑफ मार्च वाले दिन रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये फर्स्ट रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आज पढ़ रहे हो तो ये आपकी सेकंड रीडिंग होगी, ये आपकी थर्ड रीडिंग होगी। सेकंड रीडिंग के दौरान आप साथ साथ में आपके मॉक टेस्ट पेपर भी देना चालू करोगे, जो कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट पेपर आप कंपलसरी देने वाले हो, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर से आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आएगी, प्रेशर को संभालने की अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपको रियल एग्जामिनेशन का फील होगा। और ये और एक चीज याद रखना कि मॉक टेस्ट जो रहेगी वो आप आपके एग्जाम के जो टाइम बुक किया है वो टाइम पे ही दो, ताकि आपको अगेन थोड़ी और आदत हो जाए वो टाइम पे सीरियस होने की, सिंसियर होने की, वो टाइम पे अच्छी से पढ़ाई करने की,
ओके, बिकॉज वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज गाइस स्टडी वेल, प्लीज जी जान डाल दो। देखो एकदम सिंपल रहता है इक्वेशन, अभी पढ़ना है या वापस 3 महीने पढ़ना है, आपके ऊपर है। तो बेटर ये अभी पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं आए। टारगेट करो एटलीस्ट 75 मार्क्स, ताकि पासिंग में तो बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। 50 तो समझ के चलना ही मत, 75 मार्क का टारगेट करना। और एग्जामिनेशन का एक चीज याद रखना, एग्जामिनेशन में कितना भी कुछ भी हो प्रेशर में मत आओ। पहले वो सारे क्वेश्चन करो जिसमें आप श्योर हो, क्योंकि आपको पहले 50 मार्क्स का स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और फिर आगे जाना है आपको आपके खतरों के खिलाड़ी बनकर। ओके, और कितना भी कुछ भी हो, एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट रहो, आप आपका पेशेंस रखना, आप आपके दिमाग को जगह पे रखना, आप सब चीज कर सकते हो। प्रोफेशनल एग्जाम आपके मेंटेलिटी को ही टेस्ट करती है, तो कितना भी डिफिकल्ट भी पेपर आ गया तो भी संभाल रहा अपने आप को और पूरा पेपर अच्छी से सॉल्व करने का कोशिश करना। सी जो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड रैंकर होता है ना, उसको भी पास होगा या नहीं होगा वो क्वेश्चन मार्क पे रहता है रिजल्ट के पहले तक। तो प्लीज ऐसा टेंशन आप बिल्कुल मत लो, प्रोफेशनल एग्जाम ऐसी ही होती है। अगर आपने पहले कुछ दिए स्किल लेवल के पेपर तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप एपीएम पहला पेपर दे रहे हो तो प्लीज एग्जाम समझ लो, आपके एक प्रोफेशनल पेपर ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आप 100 में से 100 लाने का टारगेट भी नहीं कर सकते हो। आप 1995 मार्क्स का अच्छी से सॉल्व करने का टारगेट करो, ताकि आपको 75 टू 80 मार्क्स आप आराम से लाने की कोशिश कर सकते हो। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक। कभी भी कुछ भी रहा प्लीज मुझे बताओ, कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ यू वांट एनीथिंग एल्स एज वेल। कुछ भी चाहिए इसके अलावा मुझे कमेंट करो, कोई चैप्टर आपको और चाहिए, कोई पार्ट आपको और चाहिए, कोई छोटा मोटा कंसेप्ट आपको चाहिए कि सर ये कंसेप्ट आप हमें बता दो, ये कंसेप्ट आप हमें समझा दो, तो वो भी बता दो दोस्तों, वो भी मैं आपके लिए डेफिनेटली लेकर आ जाऊंगा। ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर एंड ऑल फॉर नाउ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। सी यू हमारे मार्च से रेगुलर बैचेस के अंदर।